तो भाई कल के दिन एक बार फिर से इंडिया का बोलबाला हो गया। कल के दिन एक बार फिर से इंडिया का बोलबाला हो गया और फिर से गोरों का मुंह काला हो गया। तेज नहीं भाग सकी और रंगीले रामों के चुंगल में फंस गई और फिर अपना काला मुंह लेकर गेम से बाहर। तो बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला तो सुना था, मगर ये बुरी डगर वाले तेरा मुंह काला अभी खत्म नहीं हुई है, हाँ अभी बची है। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। दुख हुआ था कि नहीं खेल रहे हैं कोहली, दुख हुआ था कि नहीं खेल रहे हैं कोहली, लेकिन फिर गिल ने कहा कि आज मैं फर्स्ट डाउन पे आया हूं ना, तो आज के लिए मैं ही कोहली। अरे टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। कसम से भाई कल के दिन शुभमन गिल ने जो पारी खेली ना भाई, विराट कोहली की याद दिला दी, क्योंकि डाउनफॉल हो चुका था। ऐसे में विराट कोहली आते थे और मस्त भाई पारी को संभाला करते थे। कुछ वैसा ही काम कल के दिन शुभमन गिल ने करा और 87 रन की जो मस्त बैलेंस पारी खेली ना ही जरूरत से ज्यादा रैश शॉट्स खेले, ना ही बहुत धीरे खेला, एकदम भाई हर तरीके का बैलेंस बना के रखा हुआ था। कसम से विराट कोहली की याद दिला दी थी। और इस पारी के साथ कहीं ना कहीं शुभमन गिल ने अपने पे लगे हुए दाग भी धुले, जो काफी वक्त से लगे हुए थे। टेस्ट क्रिकेट में बिल्कुल भी नहीं चल रहे थे। अब टेस्ट क्रिकेट में तो अब भी उन पे दाग लगे रहेंगे, लेकिन फिर भी ये जो पारी आई है उससे थोड़े बहुत तो दाग धुल जरूर जाएंगे। लेकिन भाई देखो यहाँ पे शुभमन गिल के बारे में ना एक बात तो अप्रिशिएट करनी होगी कि टेस्ट में भले ही नंबर्स अच्छे नहीं है, लेकिन ओडीआई के नंबर्स देखो तो भाई कमाल के हैं। अब तक भाई 48 इनिंग उन्होंने ओडीआई में खेली हैं और एवरेज चल रही है 58.9 की और स्ट्राइक रेट भी कमाल की है 101.3 की। खैर आगे बढ़ते हुए यही कहना चाहूंगा कि कल के दिन रोहित भैया ने एक बार फिर से सबका दिल तोड़ दिया। कल के दिन रोहित भैया ने एक बार फिर से सबका दिल तोड़ दिया। 2 रन की सेल्फलेस पारी खेली, बस फिर क्या मैदान छोड़ दिया। और पता नहीं यार तुमने एक बात नोटिस करी या नहीं करी, जब इंडियन टीम जीत के बहुत करीब थी तभी कैमरामैन रोहित शर्मा को दिखाता है। रोहित शर्मा कुछ ज्यादा ही खुशी के मारे भाई पागल हो रहे थे, खुशी के मारे हंसे जा रहे थे। अब समझ में नहीं आ रहा था कि जीत की खुशी से पागल हो रहे थे या फिर खराब फॉर्म के गम से। मेरे को तो भाई अब भी समझ में नहीं आ रहा है कि रोहित शर्मा सच में इतने ज्यादा खराब फॉर्म में चल रहे हैं। कुछ लोग को अगर लग रहा है कि नहीं भाई बहुत खराब फॉर्म भी नहीं चल रहा है, कुछ ही पारियां खराब आई हैं, तो भाई मैं बता दूं कि रोहित शर्मा की जो पिछली 10 पारियां रही है ना, जो भी उन्होंने इंडिया के लिए खेली हैं, उन 10 पारियों में से एक भी पारी में वो 20 का स्कोर भी क्रॉस नहीं कर पाए हैं। अगर तुम आखिरी 10 इनिंग देखो तो उनके स्कोर हैं 0, 8, 18, 11, 3, 6, 10, 3, 9, 2। मतलब सच में रोहित शर्मा कुछ ज्यादा ही बेकार नहीं हो गए हैं। कल के दिन जब विराट कोहली के इंजर्ड होने से जायसवाल को टीम में मौका मिला तो रोहित के साथ साथ कहीं ना कहीं हर किसी ने सोचा कि यार इस मैच में थोड़ा सा ये भी डिसाइड हो जाएगा कि आने वाले मैचेस में ओपनिंग के लिए गिल ज्यादा बेहतर चॉइस है या जायसवाल ज्यादा बेहतर चॉइस है। हालांकि गिल ने प्रूव करा कि भाई हाँ मैं ओडीआई में काफी अच्छा हूं और गिल वाइस कैप्टन भी है तो उनका खेलना कंफर्म है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक कंपैरिजन देखने को मिल गया लोगों को कि अगर जरूरत पड़े कल को गिल अगर अच्छा नहीं खेलते हैं तो क्या रोहित के साथ जायसवाल ओपनिंग कर सकते हैं या फिर गिल ही बेटर चॉइस है। तो लोग असल में इस सवाल का जवाब जानना चाहते थे कि जायसवाल बेहतर है या गिल। लेकिन जब मैच खत्म हुआ तो लोग भाई ये कह रहे थे कि जायसवाल और गिल ये दोनों साथ में बेहतर हैं। रोहित भाई आप बैठ जाइए। बैठे रे भड़वे, नहीं तो यहीं डाल दूंगा तेरे को। बैठ जा रे। और भाई देखो यार अपन देखते हैं रोहित भैया की बैटिंग मजे के लिए। भले ही रोहित भैया 4 बॉल खेले लेकिन वो 4 बॉल देखने में भी मजा आता है। बाकी चिल करो यार, इस सीरीज के अंदर रोहित भैया की 1 सेंचुरी तो पक्का है ना। चलो भाई बहुत हो गई रोहित शर्मा की बातें। अब बात करते हैं उस बंदे की जो पिछले 1 साल से पगलाया जा रहा है। उसका भाई अलग ही स्वैग है। वो टेस्ट में जाता है तो ओडीआई खेलता है, ओडीआई में आता है तो टी20 खेलता है और टी20 में जाता है तो टी10 खेलता है। हाँ मैं श्रेयस अय्यर की बात कर रहा हूं। लेकिन अय्यर ने जो कल के दिन 36 बॉलों पे 59 रन मारे हैं, मैं उसकी वजह से नहीं कह रहा हूं कि वो टेस्ट में ओडीआई खेलता है, ओडीआई में टी20 खेलता है और टी20 में टी10 खेलता है। मैंने कहा ना ये बंदा पिछले 1 साल से पगलाया हुआ है। खासकर जब से भाई बीसीसीआई ने इसका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट रद्द करा, भाई बंदे ने अलग ही ईगो पे ले लिया। उसके बाद रणजी खेली तो वहां भाई 90 की एवरेज और 88 की स्ट्राइक रेट से 452 रन मार दिए। भाई टेस्ट फॉर्मेट में रणजी खेली जाती है और वहां बंदे की स्ट्राइक रेट 88 थी, एवरेज 90 की थी। उसके बाद विजय हजारे ट्रॉफी में आया जो कि एक ओडीआई फॉर्मेट की टूर्नामेंट है, वहां एवरेज थी 325। जी हां 325 की एवरेज से 325 रन मारे और वहां भी स्ट्राइक रेट थी 131 की। ध्यान से सुना तुमने भाई, ओडीआई फॉर्मेट में जो टूर्नामेंट खेली जाती है विजय हजारे ट्रॉफी,
वहां स्ट्राइक रेट 131 की। और भैया जब सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में गए तो वो थी भाई एक T20 फॉर्मेट की टूर्नामेंट, वहां पे 49 की एवरेज से 345 रन मार दिए और वहां स्ट्राइक रेट रही 188 की। पिछले एक साल से जब श्रेयस अय्यर हर ODI फॉर्मेट, हर T20 फॉर्मेट और हर टेस्ट फॉर्मेट की टूर्नामेंट में रन बना रहे थे तो बहुत लोग कह रहे थे बंदा डोमेस्टिक क्रिकेट में चल रहा है, इंटरनेशनल क्रिकेट में तो इसके अब लग चुके हैं, ये वापस नहीं आने वाला है। लेकिन अय्यर ने बता दिया कि बेटा हम कभी गए नहीं थे, वापस क्या आएंगे। अय्यर ने कल के दिन एक बार फिर से प्रूव करा कि चौथी पोजीशन के लिए उनसे बेहतर ऑप्शन इस समय इंडियन टीम में अवेलेबल नहीं है। मैं यहां पे आप लोग को एक बार फिर से याद दिला दूं कि अय्यर ने भाई ODI फॉर्मेट में नंबर 4 पोजीशन पे 34 इनिंग खेली हैं, 1456 रन मारे हैं, 52 की शानदार एवरेज और 103 की बवाल स्ट्राइक रेट के साथ वो चौथी पोजीशन पे 9 अर्धशतक लगा चुके हैं और 4 शतक जड़ चुके हैं। और भाई तुम ये भी छोड़ो, तुमको पता है अय्यर ने ODI में इंडिया में जो अपनी पिछली 6 पारियां खेली हैं ना, उसमें पता है उनके स्कोर क्या रहे हैं? 82, 77, 128 नॉट आउट, 105, 4 और कल के दिन 59। तो इसका मतलब ये साफ है कि अय्यर भाई चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के अंदर चौथी पोजीशन का भार संभालेंगे और एक बार फिर से कुछ वैसे कमाल करेंगे जो उन्होंने वर्ल्ड कप 2023 में इंडिया के लिए किए थे। लेकिन वर्ल्ड कप 2023 और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में एक छोटा सा फर्क होगा कि वो हम हार गए थे और ये जीतेंगे ना, पता नहीं। वैसे भाई कल के दिन सिर्फ गिल और अय्यर ने कमाल नहीं करा, बल्कि अक्षर पटेल ने भी कहा कि भले ही बॉलिंग के बारे में आप हमारी ज्यादा सोचें ना सोचें, लेकिन बैटिंग के बारे में तो आपको सोचना ही सोचना होगा। साथ ही साथ अक्षर पटेल ने यह भी कहीं ना कहीं एक खुला स्टेटमेंट दे दिया, मुंह से नहीं बोला पर अपने एक्शन से कहीं ना कहीं लोगों से यह सवाल पूछा कि आप भले ही इस चीज को लेकर कंफ्यूज हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में राहुल को खिलाएं या पंत को खिलाएं, जब तक बात विकेट कीपिंग की है अक्षर पटेल कह रहे हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन जहां बैटिंग की आती है तो असल सच तो यह है कि बैटिंग के मामले में तो मैं भी इन दोनों को टक्कर दे सकता हूं। अब देखो भाई, जहां अय्यर ने कई लोगों का मुंह बंद किया जो लोग उन पे सवाल खड़े कर रहे थे, तो वहीं भाई कल के दिन सर रविंद्र जडेजा ने भी हर किसी की बोलती बंद कर दी। क्योंकि जब चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का स्क्वाड सामने आया था, बहुत लोग का कहना था कि जडेजा को बेकार में ही रख दिया है, इसका टाइम जा चुका है, ये टीम में सूट नहीं करता है, अब इसके लायक ODI फॉर्मेट नहीं रह गया है, इसको तो भैया बस टेस्ट खिलाओ और टेस्ट खिलाओ। T20 से रिटायर हो चुका है, ODI खेलने लायक रहा नहीं है, टेस्ट में सही करता है तो बस वही खिलाने का। लेकिन कल के दिन जडेजा ने कहा कि भैया देखो जडेजा नाम का ना एक ही पीस है, कोई कॉपी उसकी बन ही नहीं सकती है, तो ऐसे में मुझे अंडर एस्टिमेट मत करना। कल के दिन जडेजा ने 9 ओवर में 26 रन देके 3 विकेट अपने नाम करे और इसी के साथ वो इंडिया के मोस्ट इकोनॉमिकल बॉलर भी बने। और भाई कल के दिन जडेजा ने अपने 600 इंटरनेशनल विकेट ही पूरे किए, जिसमें से 323 विकेट उन्होंने टेस्ट में लिए हैं, 223 ODI में लिए हैं और 54 T20 में लिए हैं। मैं यहां पे ये भी बताना चाहूंगा कि कल के दिन जडेजा भारतीय क्रिकेट के इतिहास के ऐसे दूसरे प्लेयर बने हैं जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में 6000 रन भी मारे हैं और 600 विकेट भी लिए हैं। पहले थे कपिल देव और दूसरे हैं सर रविंद्र जडेजा। वैसे भाई जो लोग रविंद्र जडेजा की जगह को क्वेश्चन कर रहे थे चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के स्क्वाड में, उनका अक्सर यही कहना था कि जडेजा को वर्ल्ड कप 2023 में ले गए थे, वहां क्या कर लिया? तो जब भैया वहां नहीं करा तो फालतू में यहां क्यों लेके जा रहे हो? तो ऐसे लोग को तो पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई जडेजा ने वर्ल्ड कप 2023 में ऐसा कुछ बहुत खराब नहीं करा था। हाँ, छोटी मोटी जो यहां पे कमियां रही थी वो ये थी कि जडेजा जिस पोजीशन पे बैटिंग करने के लिए आते थे काफी नीचे की पोजीशन होती थी, तो वहां पे थोड़ा ज्यादा स्ट्राइक रेट के साथ खेलना होता था और जडेजा उस तरीके से मैचेस को फिनिश नहीं कर पा रहे थे। पर जडेजा ने ऐसा कुछ बहुत खराब नहीं कर रखा था। आपको मैं बता दूं कि पहले तो जडेजा की मोस्ट ऑफ द मैचेस में बैटिंग नहीं आती थी, क्योंकि लगभग हर मैच में इंडिया के जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन थे वो परफॉर्म कर रहे थे। उसके बावजूद भी जडेजा की जो बैटिंग एवरेज रही थी वर्ल्ड कप 2023 में वो भाई 40 की थी। जी हां, 40 की, जबकि जडेजा ने बॉलिंग में भी 16 विकेट लिए थे। भाई बुमराह और शामी के बाद जडेजा ने सबसे ज्यादा विकेट इंडिया के लिए थे और इकोनॉमी भी जडेजा की भाई बुमराह के बाद सबसे बेहतर रही थी इंडियन टीम में। जी हां, चाहे शामी की बात कर लें, चाहे लीड स्पिनर कुलदीप यादव की बात कर लें, उन्होंने जडेजा से विकेट भी कम लिए थे। उनकी जो बॉलिंग एवरेज थी वो भी जडेजा से ज्यादा थी, उनकी जो बॉलिंग इकोनॉमी थी वो भी जडेजा से भाई ज्यादा थी। जबकि कुलदीप यादव लीड स्पिनर हैं और वहीं पे जडेजा जो भाई बैटिंग भी करते हैं, कमाल की फील्डिंग भी करते हैं, उसके बावजूद भी उनके स्टैट्स जो टीम का लीड स्पिनर था कुलदीप यादव उससे बेहतर हैं, विकेट ज्यादा हैं, बॉलिंग एवरेज कम है, इकोनॉमी कम है, लेकिन क्वेश्चन फिर भी सब उसको कर रहे थे। तो यहां पे भाई बस मैं यही कहना चाहूंगा कि बिना बात के बकबक नहीं करने का और जडेजा कौन है, उसकी टीम में इंपॉर्टेंस क्या है, इस चीज पे शक नहीं करने का। कल के दिन भाई मोहम्मद शामी का भी जो स्पेल रहा उसे देख के कहीं ना कहीं विंटेज शामी वाली फीलिंग आई। T20 में जब करा रहे थे इंग्लैंड के खिलाफ तब लग रहा था कि भाई शामी लौट तो आए हैं,
लेकिन वो वाला शामी लौट के नहीं आया है। कल के दिन भी जब शामी शुरुआती ओवर डाल रहे थे तो स्पीड थोड़ी सी कम जरूर थी, 135 136 फेंक रहे थे, पहले 139 141 142 तक चले जाते थे। लेकिन कल के दिन भाई एक पैनापन देखने को मिल रहा था, बॉल हिला अपनी मर्जी से रहे थे, बाहर निकल रही थी, अंदर निकल रही थी। अगर वो थोड़ी सी स्पीड वापस आ जाए ना तो बस भाई पुराना शामी लौट आएगा। वैसे कल के दिन उनका स्पेल ठीक ठाक रहा, 8 ओवर में 38 रन दिए, एक विकेट भी अपने नाम करा और जैसा मैंने कहा थोड़ा सा विंटेज रूप के दर्शन भी दिए अपने। बाकी थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा पेशेंस रखो, जो शामी का वो वाला मोड है ना जो हमें देखने की आदत है वो जल्द देखने को मिलेगा। जो वो मस्त बंदा 4 बॉलें ऐसे सामने से बाहर निकाल के अंदर सट से डंडे पे अंदर लाता है ना, बेन स्टोक्स इसकी मां का। अब देखो भाई जाहिर सी बात है कि कल के मैच की जीत के बाद हम सब खुश हैं, होना भी चाहिए भैया, क्यों नहीं खुश होंगे। लेकिन पता नहीं विराट कोहली मैच खत्म होने के बाद कुछ ज्यादा ही खुश नजर आ रहे थे और बार बार एक उंगली दिखा के पता नहीं जडेजा और हार्दिक पांड्या से क्या कह रहे थे। फिर केविन पीटरसन के पास गए, उनको भी भाई सेम इशारा करके कुछ कह रहे थे, पता नहीं क्या कह रहे थे। क्या बोलूं मैं इस पे, क्या बोलूं क्या मैं इस पे। शायद ये कह रहे होंगे कि फाइनली लंबे वक्त के बाद मेरे और रोहित के एक साथ टीम में रहते इंडिया को एक जीत तो मिली। बात तो सही है। वैसे कोहली भाई आप जिस भी बात से खुश हैं खुश रहिए, भगवान करे आपको किसी की नजर ना लगे। लेकिन हमको तो खुशी तभी मिलेगी जब आप दूसरे ओडीआई मैच में खेलेंगे और सिर्फ खेलेंगे नहीं, कम से कम अर्धशतक या फिर शतक मार दें, मजा ही आ जाए उसके बाद तो। और रोहित भाई आपसे भी हम थोड़ी खुशी चाहते हैं और उससे आपको भी खुशी मिलेगी। आप बस एक काम करिए, अगले मैच में ये सोचिए कि 20 रन के ऊपर मारने हैं। मैंने कहा ना पिछली 10 पारियों में वो 20 को भाई क्रॉस नहीं कर पाए, 20 रन से ऊपर नहीं जा पाए हैं, तो 20 क्रॉस करिए। 20 क्रॉस होंगे तो अर्धशतक पड़ जाएगा और अर्धशतक पड़ गया तो फिर आप बहुत तेजी से शतक तक पहुंच जाते हैं और एक बार शतक पड़ गया फिर तो बस वही 264 टूटेगा। क्या लगता है तुम्हें? जो भी लगता है भाई दिल में मत रखो, सीधे जाके कमेंट सेक्शन में लिख दो। बाकी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।